नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस बेंच हमारा चला हुआ है और इसी क्रम में हम आज बढ़ते हैं और आज हम मैथ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप शेयर और लाइक इसे जरूर करते रहे, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। और जो पिछली जो क्लासेस हैं अगर आपकी रह गई हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के सभी वीडियो को आप देख लीजिए, सभी क्लासेस को देख लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सवाल क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करिए। तो यहां पे एक गोले की बात हुई है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी बताई है, 10 सेंटीमीटर, और एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी बताई है, 10 सेंटीमीटर। जब भी कोई गोला पिघलाकर या कोई वस्तु पिघलाकर दूसरे में बनाई जाएगी तो वहां पर आयतन समान होंगे। आपको याद रखना है, ऐसी अवस्था में जब पिघलाकर एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी तो आयतन क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि जितनी सामग्री इसमें लगी है उतनी सामग्री यहाँ लगेगी, तो आयतन क्या होंगे, समान होंगे। पिघलाने की अवस्था में हमेशा ध्यान रखेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की पावर 3। वहीं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। यहां पे आप r को अलग अलग ले सकते हैं, इसके r को हम बड़ा R ले लेते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, दोनों तरफ से आपने पाई कैंसिल करा, क्या कैंसिल कर दिया, 3। ये कितना है, 4। और गोले की बात करें r का मान कितना है, 10, और 10 की पावर 3 जो कि कितना हुआ, 1000 r²। और ऊंचाई का कितना मान है, 10। ये ना जीरो काट दी, r² बराबर किसके, 400। और ये कितना हो गया, 20, है ना। तो लेकिन यहाँ पे अभी भी ध्यान रखें, क्या पूछा हुआ है, व्यास पूछा हुआ है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणा r। तो 2 गुणा 20, तो 20 दूनी 40। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको कि हमने क्या किया। तो त्रिज्या दी थी कितनी, 10। यहाँ पे गोला पिघलाया गया तो याद रखेंगे कि आयतन क्या होता है, समान। यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी थी, 10, और त्रिज्या नहीं बल्कि क्या पूछा था, व्यास। तो सबसे पहली बात कि पिघलाने की अवस्था में आयतन समान होगी। गोले का आयतन का सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए, 4/3 पाई r की 3, 1/3 पाई r² शंकु का आयतन है। पाई की वैल्यू दोनों तरफ रखते भी 22/7, तो हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया, कैलकुलेशन का पार्ट है, 3 से 3 गया, है ना। इतनी कैलकुलेशन हमें आराम से समझ में आ जानी चाहिए। 4 r का मान यहाँ से लिया 10, और 10 की पावर 3 है तो कितना लिख दिया, 1000। ये r² और h की वैल्यू 10, तो 0 से 0 कट गई, ये कितना हुआ, 400। तो r² बराबर 400, r की वैल्यू कितनी आई, त्रिज्या 20, और अगर दुगुना करें तो 20 दूनी 40। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया है, सी आ गया है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और अब अगले सवाल पे बढ़ेंगे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य 20% लाभ होना चाहिए, तो वस्तु का विक्रेता मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल के मेथड में इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, सवाल की जो लंबाई के है उसके अनुसार कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक तरीके से होगी, और बस कैलकुलेशन ही हमें ध्यान से करनी है। सबसे पहले 10 रुपये की वस्तुएं 7, तो पहले आप वस्तु लिख लीजिए इधर, और इस साइड में उनके रुपये लिख लीजिए। इस तरीके से लिखेंगे हम इसमें। जैसे उन्होंने कहा 7 वस्तुएं कितने रुपये की, 10 रुपये की, तो 7 कितने की, 10 रुपये की, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। फिर आगे 11 रुपये की कितनी वस्तुएं, 9 वस्तुएं, वस्तुओं को इधर लिख रहे हैं हम, और 15 रुपये की कितनी, 14 वस्तुएं। इस तरीके से दिया है। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे तो कुल रुपए आ जाएंगे, कुल रुपए। देखिए 10 रुपये की 7, तो 7 ढाई 70 रुपये की आई है वस्तुएं, 11 9 99 रुपये की, और 15 गुणा 14, 15 चौके 60, 6, और 15 कम 15, 21, 210। अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं जी आपके 30 वस्तु, और कितने की, 2, अच्छे देखिए 9 और 1 10, 17, 379। तो जैसे कि हम कह रहे थे और हमें लग भी रहा था कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हमें थोड़ा ध्यान से सोल्व करने हैं। तो अब देखिए दोबारा से बात करते हैं। वस्तु कितने की है, 7 की, रुपये कितने हैं, 10, तो वो कितने की हुई, 70 की। 9 वस्तुएं 11 के हिसाब से कितने की हुई, 99 रुपये की हुई। और अगर हम बात करें यहाँ 14 गुणा 15 तो कितने हुए,
210 रुपये हुए। तो 30 वस्तुएं हमारी कितने की हुई? 379 की। तो एक वस्तु की जो कीमत है, एक वस्तु की, वो बताइए अब एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक का क्रय या लागत, जो भी आप उसे कहो। तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना है? 379 और कुल वस्तु कितनी है? 30। अगर हम 3 से इसको भाग देते हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य औसतन, हम जैसे कहा था ना औसत क्रय मूल्य पर 20 का लाभ कमाना है, तो औसत ही आया भाई। कुल रुपयों को हम कुल वस्तु से भाग दे रहे हैं, तो एक वस्तु का आ जाएगा, तो 379/30। अगर गौर से देखें तो कैलकुलेशन यहाँ करना समझदारी है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 20 का लाभ का जिक्र हुआ है, और 20 के लाभ के लिए क्या करेंगे हम, 20 को 100 में जोड़ के 120 बटे क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। अब करते हैं कैलकुलेशन। देखिए 2 जीरो तो नहीं कटेगी, एक कटेगी, तो एक ही काट देंगे, इधर काट देंगे। बल्कि इस जीरो की बजाय अब एक काम करिए, इसको काटिए, 0 से 0 गई, 3 से इसको काटिए, 4 बढ़ गया। अब नीचे ना 100 रखिए, 4 नम 36, 3 4 7 28 और 3 31, 4 3 12 और 3 15। अब 100 का ना पॉइंट लगाइए 2 अंकों के पहले, तो 15.16 ये जो है आपका आंसर आया। तो दोबारा रिपीट अगर मैं करूं, 7 गुणा 10 70 रुपये की, 9 गुणा 11 99 रुपये की, 14 गुणा 15 210 रुपये की, कुल 30 वस्तुएं 379 की। तो एक वस्तु का औसत क्रय मूल्य कुल रुपये बटे कुल संख्या, और उस पर 20 के लाभ के लिए 100 में जोड़ दिया, 120 बटे 100, कैलकुलेशन कर दी 15.16 और हमारा आंसर आया है। एक बार अच्छे से देख लीजिए और अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए एक बार अच्छे से पढ़िए। एक पतलून का अंकित मूल्य 750 रुपये है, जिसे छूट के दौरान 660 रुपये में बेचा जाता है। इस पर कितने प्रतिशत छूट है? तो अंकित मूल्य कितना बताया? 750 रुपये। कितने बेचा गया? 660 रुपये। तो बताओ छूट कितने की है? घटा लेंगे आप 750 में 650 को घटा लीजिए, तो भाई 0 और 15 में से 6 गए 9, 90 रुपये की छूट है। तो ये जो छूट है वो किस पे है? छूट होती है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। और मैं देखिए फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने पहाड़ी ट्रिक नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आर.एस. अग्रवाल का मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ पर आपको लाभ हानि की पहाड़ी ट्रिक मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा नहीं तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप इसकी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए छूट प्रतिशत बतानी है, तो छूट प्रतिशत का सूत्र, छूट बटे अंकित मूल्य और गुणा कितना? 100। तो छूट कितने की है? 90 की, 90 लिख लेंगे। अंकित मूल्य कितना है? 750 और गुणा कितना? 100। इस तरीके से लिखेंगे। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से काटना चाहोगे? नहीं, 0 से नहीं काटते, ये 0 ना इधर काट दो, 15 से काटेंगे, 15 6 90, 15 5 75 ऐसे, और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो छूट परसेंटेज कितनी आई है? 12%। तो हमारा आंसर हुआ ए। और उम्मीद है ये आपको क्लियर है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। छूट कितने की थी? 90 की थी, बटे में 750, कैलकुलेट कर दिया गुणा 100 करके, आराम से कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो आइए इस सवाल करते हैं। तो यूपी पुलिस का सवाल है, बहुत आसान है, पर पेपर में था इसलिए हमने इसको ले लिया है। क्या पूछे? 15 30 24 का लघुत्तम समापवर्ती है, अर्थात जिसे हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम LCM कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती हमें ज्ञात करना है, तो LCM निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, बचपन से निकाल रहे हैं, तो आप इसे सोल्व खुद से आराम से कर ही लेगी। तो कर देते हैं हम भी। चलिए 3 5 15, 3 ढाई 30, 3 8 24, इस तरीके से कर लेते हैं। 5 10 के मल्टीपल में है, तो इसको हमने काट दिया, तो 2 5 10 और 2 चौक 8। अब एक बार 4 ले लो आप, ये 1 हो जाएगा। एक बार 5 ले लो, ये भी 1 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10 ज़्यादा करनी चाहिए ना, 5 दूनी 10 पहले कर लो, 4 तिये 12 कर लो, है ना, इनकी गुणा, और 12 ढाई कितना कर लिया? 120 आ गया। तो 120 आपका डी ऑप्शन है। और अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए एक सीरीज का सवाल है, हमने अगला पद बताना है, और महत्वपूर्ण सवाल है, यूपी में पहले आ चुका है, तो एक बार हम इसको जरूर देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर है ना, ये मत सोचिएगा कि मैथ पढ़ाते पढ़ाते रीजनिंग पे चलेंगे। एक सवाल है बस ले लिया। देखिए तो 17 से 4 का अंतर करेंगे तो कितना हो? 13। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है? 17। यहाँ पे देखिए 13 में से 4 गए, यहाँ कितने? 19। अब यहाँ देखिए 6 में से 3 गए 3, और यहाँ 6 में से 5 गए कितना? नहीं 7 में से जाएंगे,
तो 2। तो गौर से देखें तो 13, फिर 17, 19, 21 नहीं आया, 23 आया। तो ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो है संख्याएं वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हमें पहले विषम लगता कि 13 का अंतर, 7 का अंतर, 19 का अंतर, तो यहाँ 21 का तो है नहीं। तो हम ये तो नहीं कह सकते 21 के बाद यहाँ 23 आता तो, या फिर हम सोचते कि यहाँ गलती होगी तो हम अगला 25 ले लें, ये गलत होगा। साफ साफ देख रहे हैं तो 13, 17, 19, 23 क्या है? भाज्य संख्या। तो और 23 से अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 29। और अगर मैं 29 जोड़ दूं यहाँ पे तो 9 और 6 15, और 7 और 2 9 और 1 10, तो 105 जो है इस सवाल का आंसर आएगा। तो बस यही हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ये संख्याओं का अंतर अभाज्य संख्या दिख रहा है तो हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम जबरदस्ती करने लगे 19 के बाद 21, है ना। तो अगर ये अभाज्य संख्या है तो अगली अभाज्य संख्या जो कि 29 होगी उसी से इसका आंसर देंगे। तो आंसर क्या होगा? ए 105। और अब बढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए इस सवाल करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, पढ़ेंगे। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितने अधिक कैंडी मिलती है? तो कई बार नाम से परेशान नहीं हुआ करते। मान लीजिए आप में से किसी को कैंडी, या मुझे भी कैंडी पता है नहीं पता, छोड़िए, आप इसे मोमबत्ती समझिए, कुछ ही समझिए, टॉफिया समझिए, है ना। 39 टोटल है, बस इतना ध्यान रखिए, है ना। मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं उन पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए जैसे कि क्या कहा गया, ए अनुपात बी, जो कि अनुपात कितना है? 4:9 है। और टोटल जो कैंडियाँ बताई गई है यहाँ पे वो 39 बताई गई है के बीच टोटल इतनी कैंडियाँ वितरित की गई। तो अगर हमने जोड़ लें 9 और 4 13, तो इनका योग टोटल 13 बैठ रहा है। और जबकि बता कितने हैं? टोटल 39। तो इनका योग 13, अगर आप 39 के इक्वल ले लेते हैं तो 13 कम 13, 13 3 39। एक का मान किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। बी को ए से कितनी अधिक मिली? तो देखिए दो तरीके हैं। पहला तो यही कि भाई आप एक का मान कितना आया? 3 आया। ए का मान कितना? 4। 4 का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 कर लीजिए, है ना। एक का मान 3 है तो 4 3 12। और बी के लिए क्या भैया 9 है, तो 9 का मान क्या हो जाएगा? 9 की गुना 3 में कर दीजिए, 9 3 27। और कितनी ज़्यादा है घटा लीजिए, है ना। कितना आ जाएगा? 15। या सीधे क्या करती है, यहीं पे घटा लेते हैं कि अनुपात को ही घटा लो आप। 9 में से 4 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और 5 का मान सीधा निकाल दो कि भाई 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना 3, तो 5 15 जो है आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये यहाँ पे कितना है? 15। तो आंसर क्या हो गया? बी। तो उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर करते हैं। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF और लघुत्तम समापवर्तीय अर्थात LCM क्रमशः 2 और कितना है? 72 है। बड़ी संख्या छोटी के दुगने से 2 अधिक है। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो देखिए इस सवाल की शुरुआत कहाँ से करें? बस यहीं से कर लेते हैं। माना छोटी संख्या x, ऐसे करेंगे हम। माना छोटी संख्या x, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी के दुगनी। तो बड़ी संख्या देखिए क्या होगी? बड़ी संख्या छोटी के दुगनी। अब छोटी संख्या x मान ली हमने, तो उसके दुगने मतलब 2x से कितनी अधिक? 2 अधिक। तो इसमें और 2 जोड़ दीजिए, तो ये हमारी पहली संख्या होगी। ये क्या होगी? दूसरी संख्या। ये हमारा इनमें में से है 2, और यहाँ पे लिख देते हैं HCF कितना है हमारे पास? 2। और LCM कितना है हमारे पास? 72। और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर HCF गुणा LCM। ये नियम आप अच्छे से जानते होंगे। तो पहली संख्या क्या ली? x, और दूसरी क्या? 2x प्लस 2। 2x प्लस 2 और बराबर किसके? 2 गुणा 72 के। अब देखिए x गुणा यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1। 2 गुणा 72 हल करने के लिए सब काम करेंगे अब हम। तो x और x प्लस 1 बराबर 72। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये 2 लगातार संख्या है, एक x और उससे अगली बड़ी, यानी कि जिनमें कितने का अंतर है? 1 का। तो अगर आप 72 कैसे टुकड़े करते हैं जिनमें 1 का अंतर हो? 8 नम 72 कर सकते हैं हम। तो इनमें भी कितने का अंतर है? 1 का। तो यहाँ पे हम x का मान क्या ले लेंगे? 8।
तो x का मान क्या लेना चाहिए हमें यहाँ पे 8, या फिर पूरे फैक्टर करिए कि x की गुणा x में करिए, एक्स स्क्वायर हुआ, x की गुणा 1 में करिए, x हुआ, ये 72 को इधर लेके आइए, 72 इधर बराबर से इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर 0। फिर टुकड़े करिए, द्विघात समीकरण है, फैक्टर बहुतों को आते ही हैं, ठीक है। तो 72 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाया कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 8 नंबर 72। तो इस तरीके से पूरा फैक्टर वगैरह आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 फैक्टर वगैरह वैसे आने चाहिए, क्योंकि कहीं भी न कहीं कभी न कभी ऐसा सवाल हमें मिल ही जाता है जब हमें फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 9 बचे, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया, x प्लस 8 नंबर 72 9 हो गए बराबर 0। ये ब्रैकेट सेम आते ही हैं, आगे हैं x प्लस 9 और ये कितना x माइनस 8 और बराबर कितना 0। x प्लस 9 को अगर हम 0 रखेंगे तो भाई x का मान आएगा माइनस के 9, जो कि हम नहीं मानने वाले हैं ना, माइनस में तो नहीं लेंगे रिजल्ट को, संख्या को। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना 8, तो यहाँ से भी आ ही रहा है। तो पूरे फैक्टर में आप बस ये सोच सकते हैं कि थोड़ा समय आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आप यहीं पे समझते हैं कि एक दो ऐसी संख्या है जिनमें अंतर 1 का हो, 8 नंबर 72, छोटी संख्या x, बड़ी संख्या 9, तो बस छोटी संख्या x का मान क्या हो गया आपका 8 हो। तब छोटी संख्या हमें बतानी थी कि छोटी संख्या क्या, x का मान हमारी छोटी संख्या 8 हो ही गया है। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। और अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा थी। यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें प्राप्त हुई होगी। ज्ञात कीजिए कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं। बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8। इसका मतलब अगर 8 बच्चे हो, 1/8 से क्या मतलब है, ये ना टोटल आप मान सकते हो ये बड़ा। तो ये अगर 8 बच्चे हो तो एक बच्चे को एक पुस्तक मिली है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरी लाइन है, आप विस्तार से पढ़िए एक बार अच्छे से और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि फ्रैक्शन में से आप वैल्यू उठा सकते हो, जो नीचे का मान है वो टोटल का काम कर जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जिन्होंने कहा बच्चों को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8, मतलब 8 बच्चों में से है ना एक को एक पुस्तक मिलेगी, पुस्तकों की बात हो रही है ऊपर। तो यानी कि अगर बच्चे कितने हैं 8 हैं, कुल बच्चे 8 हैं, तो एक बच्चे को पुस्तक एक मिलेगी। ऊपर एक लिखा हुआ है ना, तो वो एक बच्चे की पुस्तक होगी। अगर यहाँ पे x लगा दें तो कुल बच्चे 8x और एक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकें क्या हुई x। तो यहाँ तक समझिए पहली लाइन तक कि एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या 1/8 है, यानी कि टोटल अगर 8 है तो वो 1 है, ये 8x है तो ये क्या है x है। यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, आधी, तो इनको अगर आधा कर दें, 8x का आधा कितना हुआ 4x, आधा, तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें प्राप्त हुई। तो एक बच्चे को कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई 16, यानी कि 16 चौके 64x। और क्या कहा प्राप्त होगी। ज्ञात कीजिए कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। अब यहाँ पे कुछ हिडन कंटेंट जो है वो छुपा हुआ है, वो समझिए। यहाँ पर अगर हम देखें कि एक बच्चे को कितनी पुस्तकें मिली 8x, एक बच्चे की पुस्तक कितनी है x, अगर इनकी गुणा करें तो टोटल पुस्तक कितनी आएंगी 8x²। भाई 8 का 8 और x की गुणा करें x² में तो 8x²। तो अगर बच्चे कितने हैं 8x हैं और जब उन्हें पुस्तकें मिल रही है x, यानी कि 1/8वां, तो टोटल पुस्तकें उस समय उनकी गुणा करके कितनी बैठेंगी 8x²। जब बच्चों की संख्या कितनी हुई आधी, यानी कि 4x, और पुस्तकों की संख्या अलग से बताएगी कि 16 है, वहाँ पे दिया हुआ है, तो उस हिसाब से टोटल पुस्तकें कितनी हुई 64x। पहले भी जितनी पुस्तकें थी और अब भी जितनी टोटल पुस्तकें हैं उनकी संख्या क्या होगी, समान होनी चाहिए। भाई बच्चे क्या हैं दुगने हैं तो x पुस्तक के हिसाब से 8x², अगर बच्चे आपने आधे कर दिए तो 16 के हिसाब से 64x। पर पुस्तकें तो वही हैं, पुस्तकों की संख्या तो यहाँ समान रहनी चाहिए, यानी कि ये मान और ये मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 8x² बराबर किसके 64x के। और अगर आप इसे सोल्व करते हो, x से x कटेगा, 8×8 = 64, तो आपका x का मान कितना आया 8 आया। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या था
एक बच्चे को पहले कितनी पुस्तकें मिली थी। इसमें पूरे पे अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो कितना आया x का मान 8। इसका मतलब पहले देखिए 8 8 64 बच्चे थे, एक बच्चे को कितनी मिली थी 8 पुस्तकें। अगर बाद में देखें कि आप 64 गुणा 8 करके जो भी निकाल लोगे वही यहाँ पे 8 चौक 32 गुणा 16 का मान आएगा, दोनों समान आएंगे। फिलहाल पूछ क्या रखा था, ज्ञात कीजिए कि कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। तो अगर पहले के हिसाब से देखें तो 64 और 8 के हिसाब, तब उनकी गुणा कर लेते हैं तो पुस्तकें आ जाएगी टोटल 8 चौक 32, 2 3 हासिल है, 8 6 48 और 3 51, तो 512 पुस्तक। और अगर आप यहाँ से भी गुणा करते हो 8 की 64 और 8 में, तब भी सेम ही कंडीशन है, 8 चौक 32, 8 6 48 51, 512। तो पुस्तकों की संख्या क्या होती है, बच्चों की संख्या बटे एक बच्चे को मिलने वाली पुस्तक। अगर 64 बच्चे हैं और एक को हम 8 पुस्तक दें तो कितनी पुस्तकें हुई 512। या फिर यहाँ पे देख लीजिए टोटल पुस्तक कितनी थी यहाँ पे 64, x का मान 8 है, 8 की गुणा 64 में कर दीजिए, तब भी उत्तर कितना है 512। तो इस सवाल में पुस्तकों की संख्या कितनी हुई 512। अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रम से 150 और 200 रुपये का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12, ध्यान रखिएगा इसका, 12 महीने के अंत में लाभ को 1:2 के अनुपात में रवि और रश्मि के बीच साझा किया गया है, तो कितने महीनों के बाद रवि ने अपने पैसे निकाले। तो यहां पे जो आपको याद रहना चाहिए वो क्या है, पूंजी गुणा समय। बट्टे में भी ऐसे ही करेंगे आप, दूसरे व्यक्ति का ए बी हो तो ए बी, और यहाँ पे दो नाम है यानी कि रवि और रश्मि, तो उनके हिसाब से चलेंगे। पूंजी यानी कि धन कह लीजिए आप, गुणा समय, इनकी जो गुणा से अनुपात आएगा वो लाभ का अनुपात होगा। वो किसका अनुपात होगा, लाभ का, है ना, लाभ का अनुपात। यानी कि ऊपर किसका लाभ आ जाएगा, जैसे वहां पे है किसका, रवि का आ जाएगा, नीचे किसका आ जाएगा भाई, रश्मि का आ जाएगा। ये इसके बराबर होता है। तो रवि की अगर बात करें तो पूंजी कितनी है 150 रुपये, पूंजी कितनी 150 रुपये। समय कितना है उसका देखिए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो रवि ने मान ली x महीने लगाए और रश्मि ने कितने लगाए थे 200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे था ना, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो पैसे को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है, पैसा x ले लिया है। यदि 12 महीनों के अंत में लाभ को 1:2 के अनुपात में, तो रश्मि के पैसे 12 के 12 महीने लगे रहे, और लाभ का जो अनुपात है वो कितना है 1:2। जो लाभ का अनुपात बताया गया है वो कितना है 1:2 का बताया गया है। रवि और रश्मि के बीच साझा किया गया, तो कितने महीनों के बाद रवि ने अपने पैसे निकाले थे, ये हमने से पूछा गया है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए अब कैलकुलेशन करनी है, रवि के पैसे गुणा उसका समय x मान लिया है हमने, रश्मि के पैसे 200 और ये कितना महीने पूरे के पूरे 12, और लाभ का अनुपात 1/2। अगर यहाँ पे काट दें तो देखिए 5 × 15, 5 × 20 और 3 × 12, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, तो ऊपर बचेगा x और नीचे 4 दूनी 8, और इधर 1 बचेगा, तो x का मान क्या आ गया 8 आ गया। यानी कि 8 महीने तक उसने पैसे लगा के रखे, 8 महीने तक। तो कितने महीनों के बाद रवि ने पैसे वापस निकाले, तो 8 महीने तक लगा के रखे, 8 महीने के बाद उसने निकाल लिए, बाकी के 4 महीने न लगाए। कितने महीनों के बाद निकाले, तो 8 महीनों के बाद ही निकाले, क्योंकि शुरू से तो लगा हुआ था वो, है ना। कहते कितने महीनों के, अगर वो बाद में जाता कितने महीनों के बाद ज्वाइन किया, तो 12 में से 8 घटाते तो कहते कि 4 महीने बाद आया था, लेकिन कितने महीने, है ना, अपने पैसे निकाले, तो कितना रहेगा 8 ही रहेगा। आंसर हुआ सी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है हम जानते हो क्या होते हैं 100। अब जरूरी है कि वो 13 से विभाज्य हो, और नहीं हो रही तो क्या करोगे 13 से भाग देंगे, तो देंगे। चलिए तो 13 सत्ते 91, 91, और यहाँ कितने बचेंगे 9, और अगर 9 को घटा दें तो 91 आ जाएगा, और 91 13 सत्ते 91 कटेगा। लेकिन हमें अगर ये घटा दिया तो कितने अंकों की हो जाएगी संख्या 91, 2 अंकों की, और हमें चाहिए कितने की 3 की। तो अगर हम घटा नहीं सकते इसे तो हम इनका अंतर करते हैं, 13 में से 9 घटा के कितना आया 4, और 4 को हम 100 में जोड़ लेंगे।
तो पहली 3 अंकों की संख्या 100 में 4 जोड़ के आ जाएगी, जो 13 से कट जाएगी। 13 8 104, वैसे आपको पता भी है, पहाड़ा पढ़ते तो भी वैसे भी पता लग जाता है ना। कोई कह भी रहा होगा कि ये तो हम सीधा ही कर लेते कि 13 7 91 है ना, 13 8 104, इस तरीके से कर लेते। पर अगर मेथड की बात करें तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि पहली 3 अंकों की संख्या है ना, 13 7 91 के बाद 13 8 104 जो है वो कट जाएगी 13 से। अब उसे 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 104 को हमें किससे भाग देना है, 16 से। तो चलिए भाई भाग दीजिए, है ना। तो 16 एकम 16 है ना, इस तरीके से 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, तो कितना बचेगा भाई, 96 बचेगा। तो कितने बच जाएंगे यहाँ से शेषफल, 8। 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8। तो जब हम इस 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 104 जो कि 13 से कट रही है को 16 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर का ही सवाल है, तो ध्यान से समझेंगे। सवाल क्या है, रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकला और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, यानी कि 1.5 घंटा उसे लगता है। एक दिन सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन सामान्य गति से 3/4, सामान्य गति जो भी है उसकी 3/4 से उसने यही दूरी पर, यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है, तिहाई दूरी तय की। तो ये जो है गति है 3/4, वापस ये शब्द यहाँ पे देख के थोड़ा परेशानी हो सकती है। तिहाई दूरी तय की, यदि वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो जाता है, तो यात्रा शेष भाग में रविंदर ने अपनी यात्रा सामान्य गति से कितनी बार, है ना, सामान्य गति से कितनी बार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक तरीके से, सामान्य गति से कितनी टाइम कह लो, इस तरीके की यात्रा की, कितने गुणा, इनमें से हमारा आंसर होगा। मतलब थोड़ी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज की थोड़ी समस्या यहाँ पे आप सवाल में समझ सकते हैं। पेपर की लैंग्वेज ऐसी ही है, तो समझते हैं चलिए सवाल को। सबसे पहले 3 चीज़ होती हैं, एक दूरी जिसको मैं फिलहाल डी मान रहा हूँ, एक चाल जो कि हम क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे, और एक समय जिसको आप टी मान सकते हैं। और इसमें यहाँ पे मानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 8 बजे से 9:30 बजे तक, है ना, तो कितना घंटा होगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को आप 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। 1 + 30/60 करके अगर आप चाहें तो उसे इस तरीके से 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, मतलब 3/2 आप 1.5 घंटे को सामान्यतः समझ सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, दूरी बटे चाल, यानी कि अगर हम बात करें टाइम की तो क्या होता है, दूरी बटे चाल। और d/s का जो मान है वो क्या चल जाएगा, 3/2। इस बात को हम ध्यान रखेंगे इस सवाल को करते हुए कि हमारा टाइम का मान यानी कि दूरी बटे चाल का मान इस सवाल में 3/2 है। अब देखिए, अगर इसने कहा कि सामान्य गति से 3/4 दूरी पर 1/3 दूरी तय की, हम सवाल को समय पे ही करेंगे। तो देखिए दूरी बटे क्या, चाल, तो कितनी दूरी की बात करें, तिहाई दूरी की। दूरी कितनी बता रहे, तिहाई। तो d अगर टोटल दूरी है तो तिहाई कितनी होगी, d/3। अगर टोटल दूरी d है तो तिहाई कितनी हुई, d/3। सिंपल सी बात ये है। और अगर चाल की बात करें तो कितनी चाल, 3/4। तो चाल अगर s है तो 3/4 s, तो ये दूरी बटे चाल, ये एक तरीके से क्या हो गया, आपका समय हो गया तिहाई दूरी का। d/3 यानी कि 1/3, जो कहा ना 1/3 दूरी, तो d/3। और चाल कितनी, 3/4 s। आगे बढ़े, दूसरा समय देखें तो बताइए, तिहाई दूरी अगर चला यानी कि d/3, तो कितना बचेगा, 2/3। अगर आप तिहाई की बात करते हो 1/3 या d/3, तो बचेगा कितना, 2/3। पहले 1/3 से समझ लीजिए कि 3 में से 1 चला, तो 3 में से कितना बचा, 2। तो यहाँ d एकम d मतलब d/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2d/3। बची हुई दूरी कितनी होगी, 2d/3। और इसी बची हुई दूरी में देखिए क्या कहा था, तो यात्रा का शेष भाग जो कि 2d/3 है, 2/3 दूरी जो बची हुई है, उसी में सामान्य गति से क्या चाल होगी। तो इसकी जो चाल हमने मान ली वो क्या मान ली हमने, x। और किसका x, टोटल चाल का x मान लिया हमने। और ये जो है टोटल टाइम किसके बराबर होगा, 3/2 के। ये किसके बराबर होगा, 3/2। तो टोटल दूरी कितनी है, अगर d है उसके बटे 3 लिया, टोटल चाल अगर s है उसका 3/4 लिया, टोटल दूरी का 2/3 2/3 बचा।
और टोटल चाल का अगर x गुणा आगे की चाल हमारी होगी तो टोटल समय कितना लगना है। देखिए क्या था यहाँ पे, कार्यालय पहुँचने में सफल हो जाता है समय पर, है ना, यानी कि अभी भी समय कितना लग रहा है, 3/2, 1.5 घंटा ही लग रहा है। तो दूरी बटे चाल और बची हुई दूरी बटे बची हुई चाल, जैसे यहाँ पे 3/4 s की गुणा में आया, वैसे ही s की गुणा में ही हमने x लिखा, केवल x नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे d और यहाँ पे s, आप इसे कॉमन लीजिए। यहाँ पे d दिख रहा है, यहाँ पर भी s दिख रहा है, यहाँ पे भी d दिख रहा है, यहाँ पे भी s दिख रहा है, इसको बाहर रख दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, 1/3 और बटे में क्या बचेगा, 3/4 प्लस यहाँ कितना 2/3 और बटे में कितना x बराबर 3/2। कितना समय इस सवाल में, 3/2। और यहाँ पे देखिए हमने पहले कहा था इस सवाल में d/s जहाँ भी होगा वहाँ पे d/s का मान यानी कि d/s यानी कि समय है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, जो कि समय हुआ और समय कितना है, 1.5 घंटा। तो अगर मैं यहाँ पे 3/2 लिख दूंगा, 3/2 अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3/2, तो देखिए ध्यान से ये 4 ऊपर जाएगा, 4/3 दिए 9 आएंगे, प्लस ये देखिए 3 नीचे आएगा 2/x और बराबर कितना 3/2, 3/2। अब देखिए 3/2 से आप 3/2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे हम सवाल को अब आगे हल करेंगे। तो देखिए d/s का मान मैंने समय का रख दिया है 3/2, यहाँ पे भी 3/2, इसे काट दे एक बार, यहाँ पे क्या है 4/9। अब समीकरण को केवल हल करने में थोड़ी मेहनत होगी, अगर आप ध्यान से समझें तो 2/x बराबर कितना 1 बचा। अब ये इधर चला गया तो 2/x बराबर 1 - 4/9 और 2/x बराबर 9 में से 1 मतलब 9 एकम 9 में से 4 गया 5/9। इस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ छुटी है, यहाँ पे 3 नीचे आया था तो यहाँ पे 3x लिखना था, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3 और 3 थी 9। अब क्रॉस करिए, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, 3 थी 9, 3 आएगा तो 3 की गुणा 2 में इसमें और इसकी गुणा इधर, तो कितने हो गए 5x। 5 की गुणा x में करी 5x और 2 की गुणा 3 में तो 6, तो x का मान जो है वो कितना आया 6/5। तो इतने गुणा चाल से चलना है, तो कितनी चाल से 6/5 साल से, जो कि आंसर क्या होगा 6/5 है। एक बार जरूर दोबारा से देखिएगा, है ना, कोई डाउट है तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही है ना बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए और समझिए इसकी लैंग्वेज को। निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का, कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल कितना हो भाई 64 हो जिनका गुणनफल क्या हो 64 हो। तो देखिए चलिए ध्यान से समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल कितना हो 64 हो। यहाँ पर हम एक ही अगर पूर्णांकों की बात करें, जैसे 1 है, 1 + 1, अगर वो दोनों समान हो तब की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि पूर्णांक तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम इन्हें दोनों को एक समान रखें तो इनका योग कितना होगा 2 होगा। अगर मैं 2 और 2 रखूँ तो इनका योग कितना होगा 4 होगा। 3 और 3 रखूँ तो कितना होगा 3 और 3 6, 4 और 4 का कितना होगा 8 होगा। ऐसे ही 5 और 5 का कितना होगा 10, 6 और 6 का कितना होगा 6 और 6 12, 7 और 7 का कितना होगा 14, 8 और 8 का कितना होगा 16, 9 और 9 का कितना होगा 9 9 18। अगर हम दोनों पूर्णांकों को समान रखें तो उनके योग ये हैं, जिनमें से अधिकतम योग कितना बैठ रहा है भाई 18। 9 और 9 18 जो है अधिकतम योग है, 18 हमारे विकल्प में भी नहीं है। लेकिन अगर हम इन पूर्णांकों को रखेंगे भी दोनों को, तब भी 9 × 9 तो कितना आता भाई 81, जबकि उनका गुणनफल कितना बताया है 64 बताया है। तो अगर हम ये वाला लें यानी कि 8 × 8, उन दोनों पूर्णांकों की गुणा कितनी बताई है 64, तब उनका योग पूछा है। तो अगर दोनों पूर्णांक हम समान एकल रखेंगे यहाँ पे तो 8 × 8 यानी कि 8 × 8 = 64, उनका गुणनफल कितना बैठ जाएगा 64। और उस समय उन दोनों पूर्णांकों का, 2 पूर्णांकों का योग कितना बैठ रहा है 8 और 8 16 बैठ रहा है। तो जिन 2 पूर्णांक जब भी समान है उनकी गुणा कितनी है भाई 64 है।
और जो कि 8 गुणा 8 से हमें मिल रहा है 64, तो उनका योग 8 और 8 कितना है 16 है। और इस तरीके से हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा डी। और अब चलते हैं अगले सवाल। अच्छा चलिए देखिए, अगर ये दिमाग में आ रहा है कि ये समान ही क्यों ले रहे हैं, है ना, ये भी तो एक डाउट हो जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, तो यहाँ पे आप समान ही क्यों ले रहे हैं, इसमें तो कहीं नहीं कहा कि पूर्णांक दोनों क्या लेंगे आप समान। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों पूर्णांक क्या हैं आपके वो समान हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा है न्यूनतम, है ना। पूर्णांकों का योग न्यूनतम तभी होगा, मान लीजिए एक आप एक ले रहे हो और एक दूसरा कोई सा भी इनमें से ले लो आप कोई सही, तो योग कितना बैठ रहा है 3। अब बताओ एक और एक 2, ये न्यूनतम है इनका योग या एक के साथ कोई अन्य पूर्णांक लेने पर न्यूनतम होगा। अगर उनका योग न्यूनतम रखना है तो तब ये तभी संभव है जब दोनों पूर्णांक क्या हो उस समय समान हो। अगर किसी भी एक पूर्णांक के साथ आप दूसरा लेते हैं, है ना, तो योग न्यूनतम होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, है ना। इस तरीके से हम इस वजह से न्यूनतम की वजह से हमने दोनों पूर्णांक को क्या रखा है समान रखा है, ताकि हमारा योग क्या रहे न्यूनतम रहे। इसी वजह से हमने 8 गुणा 8, है ना, 8 8 64 और 8 गुणा 8 क्या करा 16 किया। उम्मीद है ये डाउट भी आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, एक धनराशि जब प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो यह 2 वर्षों के बाद परिव्यक्त निवेश की राशि की 1.12 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और आपने हमसे पढ़ा है ना, आर अग्रवाल में हमने वीडियो बनाई है चक्रवृद्धि ब्याज की, हो सके तो उसकी इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा, है ना। तो हमने बताया कि जब भी आपको दर निकालनी हो तो आप मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लें। उसमें क्या लें आप, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ले लें तो आपको दर बड़े आराम से मिल जाएगी। अब आप इस सवाल में सोच रहे होंगे चलो कह दिया ठीक है, पर इसमें है कहाँ मूलधन और मिश्र धन। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये कहा ना 1.12 गुनी, इसी से काम हो जाएगा भाई। अगर इतनी गुनी कहा है ना, यानी कि अगर कोई धनराशि 1 है तो कितने गुनी 1.21 गुनी। अगर सीधे गुना कहा तो 1 का गुना 1.21 गुना, और अगर पॉइंट हटा दे तो यहाँ 100 आएगा, और 100 को अगर यहाँ ले तो 100 यहाँ पे आ जाएगा और 121 यहाँ आ जाएगा। यानी कि मूलधन अगर 100 है तो मिश्र धन कितना हो जाता है यहाँ पे 121 हो जाता है। इतना आपको समझ लेना है। तो देखिए इसी गुना से हो गया, है ना। अगर कुछ नहीं है तो मूलधन 1 मानिए, उसका इतना गुना होना है 1.21 गुना। तो अब कहें कि 1 ही क्यों मानना, 2 मान लो, तो चलो भाई 2 मान लेते, 2 मानते, 2 का इतना गुणा करते तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी, फिर उसे काटते, फिर ये स्थिति बनती 100 अनुपात 121 ही आपका बनना था। ठीक है, जो भी आप मान लेते, तो 1 मान के सीधे 1.12 गुना हमने कह दिया, उससे अनुपात क्या बने 100 121। अब कितने वर्ष है यहाँ पे 2 वर्ष, तो निश्चित रूप से उतनी ही पावर यहाँ पे बन जाएगी जितने की वर्ष है। तो 100 किसकी पावर है 10 की पावर 2 है, और 121 किसकी पावर है 11 की पावर 2 है। अब आप ये कहिए अगर एक वर्ष में 10 रुपये थे तो एक साल में उनके क्या हो गए 11 रुपये, यानी कि ब्याज कितने का लगा 1 रुपये का। 10 का 11 होने का मतलब यानी कि मूलधन अगर एक साल के अंदर, पावर बढ़ाने के बाद की बात है, 2 साल में 100 थे और 121, तो वर्गमूल बना लिया, है ना। 10 का पावर 2 हुई, ये 11 की पावर 2। अब 10 और 11 पे विचार करिए, पावर को भूल जाइए, वो तो समय को बता रहा है। तो 10 रुपये का 11 होना मतलब 1 रुपये का ब्याज। 1 का ब्याज है तो 1 को ऊपर रखिए, है किस पे 10 पे, मूलधन पे होता है ब्याज, और दर के लिए किससे गुणा करिए 100 से, इस तरीके से। तो 0 काट दी तो 1/1 गुना 10, तो कितना बढ़ गया 10%। तो ब्याज की जो दर है यहाँ पर वो कितनी आई 10%, जो कि आपका आंसर सी। अब चलेंगे अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। सवाल में क्या है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित कीमत या मूल्य ज्ञात करिए। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि हम इसे करेंगे पहाड़ी ट्रिक से, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखते हैं हम क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या आया विक्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या हुआ अंकित मूल्य। तो कितने में खरीदी 2500 में, तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया 2500। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम छूट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लाभ, इनको भी लिख लीजिए। अंकित कीमत पर 12% की छूट, तो जो छूट है वो कितनी 12%, यहाँ पे लिख दीजिए, और जो लाभ है वो कितना परसेंट है 10%, यहाँ पे लिखिए। और आपको बताना है कि अंकित मूल्य, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप क्या लिखेंगे 2500 लिखेंगे। आपने लिखा 2500,
फिर आपने एक बटे की लाइन खींची थी। अब ये आप पहाड़ी से ऊपर जा रहे हैं, ये क्या करेगी पहाड़ी, क्या बताएगी कि भाई इधर ऊपर जा रहे हैं, इधर ऊपर जा रहे हैं तो ये 10% आप 100 में जोड़ दीजिए, 110 आ गया। और इधर नीचे जा रहे हैं तो ये 100 में से घटा दीजिए 12, तो कितना आ गया 88। और बस कैलकुलेशन कर दीजिए। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 11 से काटते हैं, 11 ढाई 11 8 88, 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब देखिए 4 से काटते हैं, 4 छिक 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब गुणा करेंगे 625 और 5 की, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 छंग 30 और 1 31, 3125 रुपये, जो कि आपका आंसर हो गया ए। और चलेंगे अब अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल करते हैं, क्या है, 65-61 के वर्गमूल की गणना की जाती है। इसके वर्गमूल की गणना की जाती है, मतलब हम अंडर रूट 6, 5, 6, 1 निकाल रहे हैं। और यह संख्या जो भी इसका मान आएगा, यह है ना, अपने खुद के वर्गमूल द्वारा विभाजित होती है। इसका जो भी मान आएगा वो जो है, इसका वर्गमूल अभी हम निकालेंगे, कितना आएगा 81। 65-61 के वर्गमूल की गणना की जाती है, और जो यह संख्या है, ये है, इसे अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो अगर इस संख्या को इसके खुद के वर्गमूल द्वारा विभाजित किया जाए इस तरीके से, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। अब क्या आएगा वो हमें बताना है। इसके वर्गमूल की गणना की जाती है और इसका वर्गमूल ये 81 आ गया है। कैसे आया अभी समझेंगे, ठीक है, ट्रिक भी है, मेथड भी है ना, पर इसकी लैंग्वेज समझना ज़्यादा जरूरी है। 65-61 का वर्गमूल आप 81, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो 65-61 के वर्गमूल की गणना की जाती है, तो 65-61 का वर्गमूल कितना है 81। और जो ये 81 है, यह जो संख्या है, इसे अपने स्वयं 81 के स्वयं के वर्गमूल द्वारा किया जाता है विभाजित। अब इस संख्या का परिणाम याद करना है, अब याद करना है। तो देखिए 65-61 का वर्गमूल आया 81, तो ये खुद हो गया। और 81 के स्वयं के वर्गमूल यानी 81 के वर्गमूल यानी 9 से अगर इसे विभाजित करें तो 9 9 81, तो परिणाम कितना मिलेगा हमें 9। परिणाम क्या मिलेगा हमें 9 मिलेगा। और अगर आप ये चिंतित हैं कि इस तरीके से 65-61 का एक वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो कई विधियां हैं, जिनमें से ट्रिक अगर हम बात करें, लास्ट में कितना है 61 है, और 61 19 के वर्ग में आता है 361। तो लास्ट के डिजिट के आधार पर अगर बात करें आप, है ना, तो 61 किस में आता है 19 में, और 19 को किस में से घटा देंगे, अगर ये किससे बड़ा है 5600 से और 10,000 के बीच में है, तो ये 100 में से क्या होगा माइनस होगा। क्या माइनस होगा, जिसके वर्ग में आखिर के 2 अंक आते हैं 19, तो क्या हो जाएगा 81। ये ट्रिक है। और अगर ये नहीं जानते हम, तो बेसिक क्या है फिर कि भाई 65 और 61 के पेयर बना लेंगे हम ऐसे, और फिर ऐसे 8 8 64 करेंगे, यहाँ घटा 1 और ये 61 लिखा जाएगा। इस 8 को यहाँ पे 8 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। एक बार यहाँ पे लिखेंगे, एक बार यहाँ, 161 आ गया है, ये आ गया इसकी 0। तो इसके लिए तो इतनी समस्या है नहीं, है ना। तो 65-61 का जब वर्गमूल ज्ञात किया तो वो कितना आया 81 आया। और इस 81 को इसी स्वयं के वर्गमूल से भाग देने पर, यानी कि 9 से भाग देने पर परिणाम क्या आया है, परिणाम ज्ञात करने को कहा था 9 आया है। तो एक बार देख लीजिए इसको, और अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, लाभ हानि का सवाल है और पार्टी ट्रिक की मदद से बड़े आराम से हम करेंगे। देखिए यदि कपों के किसी सेट को 720 रुपये में बेचे जाने पर, तो 720 रुपये में बेचा है, तो ये क्या हुआ विक्रय मूल्य हो गया, है ना। 20% की क्या होती है हानि। तो 5% का लाभ कमाने हेतु, है ना, इस सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना है हमें बताना है। तो ये बनाई हमने पहाड़ी ट्रिक। ये 720 है विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिखा, विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखा जाता है। और इस पे अभी हमें कितने की हानि है 20 की, तो माइनस करके यहाँ पे लिखा। और अगर इसे हल कर दें नीचे लाके, यानी कि 720 गुणा ये नीचे आ रहा है 100/80 करके हल कर दे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या जाएगा क्रय, लेकिन क्रय नहीं चाहिए, वापस से 5% का क्या कमाना है लाभ, और फिर बताना है कितने में बेचा जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 720। फिर ये लाइन खींच दी हमने, ये नीचे आ रहा है ना, ये पहले वाली हानि जो है नीचे, तो 20 घट गया, कितना आ गया 80, और ये 5 ना जुड़ गया, तो कितना आ गया 105। अब देखिए 0 गई, 8 9 72, अब गुणा कर दीजिए, 9 5 45, 9 1 9, तो कितना आ गया 945 आ गया। तो आंसर क्या हो गया सी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो समीकरण को हल कीजिए, है ना, ये वाली समीकरण हमें हल करनी है, और आप अच्छे से जानते हैं कैसे हल होगी, बोर्ड मास से हल होगी। BODMAS क्या बताएगा ये कि भाई सबसे पहले हल करिएगा ब्रैकेट को, उसके बाद अगर ऑफ है यानी कि का है तो का को, उसके बाद भाग को हल करिएगा,
फिर मल्टीप्लाई गुणा को, उसके बाद जोड़ना है और उसके बाद घटाना है, घटाना सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से। तो ब्रैकेट देखिए, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ पे है 38 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। फिर 30 अगला मंझला ब्रैकेट होगा, तो 30 को आप 5 से भाग करोगे तो 5 6 30 आ जाएगा। 38 में से 8 घटा कितना आ जाएगा, 30, और 30 को फिर 5 से भाग। पहले देखो आप ये मत सोचिए कि पहले घटा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था, ब्रैकेट लगा था। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट हल होगा, फिर बड़ा होगा। यहाँ पे 2 ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं, तो छोटा ब्रैकेट पहले चाहे बेशक इसके अंदर माइनस ही है, सबसे लास्ट का पद बेशक है, पर वही हल करना है। तो 38 में से 8 गए 30, और फिर 30 को ना 5 से भाग करके ये वाला ब्रैकेट भी हल कर लिया। कुल मिला के इस ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा वो क्या है, 6 है। अब लिखिए 105 भाग कितना 15 गुणा, है ना, घटा के 30 और भाग दे के 6, यहाँ पे 6 आ गया, और भाग कितना 3। अब फिर से भाग देंगे, जैसे यहाँ पे भाग देंगे और यहाँ पे भी भाग देंगे 15 से, 15 7 105, और यहाँ पे 3 से, है ना, 3 दूनी 6, ये कितना बचा 7, और गुणा कितना 2, और 7 गुणा 2 कितना हुआ 14, जो कि आपका आंसर हो गया है सी। तो एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, और वरना चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे है, एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है। 4 विषयों में अंक कितने हैं, 79, 81, 88, 94। तो 5 विषय में छात्र के अंक क्या है। तो इस प्रतिशत से आप ये समझिए कि 100 नंबरों की अगर क्या है परीक्षा है, तो प्रत्येक में औसतन कितने हैं, 85 है। तो अगर हम औसत के हिसाब से इस सवाल को करें तो हम जानते हैं संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग। तो प्रतिशत एक प्रकार का औसत भी है, कि अगर 5 विषय हैं और उनमें सभी में 85% है, इनके औसत उनका 85 है, तो कुल अंक कितने हुए, 5 गुणा 5, 5 5 25, और 5 8 40, और 2 42, यानी कि 425 नंबर जो है इसके 5 के 5 विषयों में है। और 4 के अलग से नंबर हमें बता दिए, और इन्हें हम जोड़ ले, है ना, इनको हम क्या कर ले, जोड़ लीजिए। 4 विषयों के नंबर, 4 विषयों के अंक जो है हम टोटल कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो 9 और 1 10, 18 22 2। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, है ना, 7 और 8 7 15, और 8 23, और 9, है ना, कितना हो जाएगा 32 34, तो हो गया 342। ठीक है, तो 4 का औसत जो है हो गया है 342, 4 का। इन 4 अंकों का जो योग है, औसत नहीं योग, वो कितना आ गया है 342। दोबारा से देख लीजिए, घटाते ही आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो क्या था, एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है। तो 5 संख्या है विषयों की और औसत कितना है 85, तो गुणा करिए तो योग कितना हुआ 425 हुआ। 4 विषयों के अंक 79 81 88 94 दिए है, उन्हें जोड़ लिया तो 4 के योग ये हो गया, 5 का योग ये होगा, घटाओगे तो 5 के आ जाएंगे। 5 में से 2 गए 3 बच गए, और 12 में से 4 गए तो बच गए 8, और 83 अंक जो है उस 5वें विषय के हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा और आज की क्लास भी ज़रूर पसंद आई हो। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आगे की क्लास मिस ना हो। और इसी तरीके से जो पिछली क्लास हैं आप प्लेलिस्ट में जाके के देख सकते हैं। लगातार वीडियो को शेयर करिए। आज इतने रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।